नमस्ते। नमस्कार। आज हम हमारे 5वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। रामायण से जो बंधु प्रेम है, जैसे राम जी और भरत जी का प्रेम, राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न, ऐसे बहुत बंधु प्रेम के बार बार प्रत्यय हमें आते हैं। आज का प्रश्न ये है कि जब हम पेशेंट को बताते हैं कि आप सेकंड ट्राई कर सकते हो, एक बच्चे पर सीमित मत रखो और एक बच्चा एटलीस्ट तो होना चाहिए, तब उनका आंसर होता है क्या करेंगे दो बच्चों के, वैसे भी तो झगड़े ही होते हैं भाई बहन में, बहन बहन में, भाई बहन में, वैसे भी झगड़े होने वाले हैं, तो एक ही ठीक है, ऐसा उनका आंसर होता है। तो भाई बहन का, बहन बहन का और भाई भाई का जो झगड़ा होता है, उनमें जो विवाद होता है, ये आज की परिस्थिति में इतना क्यों हो रहा है कि जिससे लोग दूसरा बच्चा ही नहीं होने देते। तो रामायण से हम बंधु प्रेम का एग्जाम्पल लेके कैसे सीख लेंगे। रामायण में दूसरा भी एक बंधु प्रेम का उदाहरण है, वो है कुंभकर्ण और रावण का। यानी सिर्फ अयोध्या में नहीं, अपितु लंका में भी बंधु प्रेम बहुत दिखाई दिया है। विभीषण और रावण में भी बहुत अच्छा प्रेम था। विभीषण पूरे समय रावण को अच्छी ही दिशा बता रहा था। तो मेरे ख्याल से ये जो सिबलिंग कंपटीशन या सिबलिंग राइवलरी जिसको हम आजकल बात कर रहे हैं कि, और ये पहले के ज़माने में जायदाद के संबंध में झगड़े हो रहे हैं तो वगैरह समझ में आता था, लेकिन अभी छोटे छोटे बच्चे के स्तर पे, जब दोनों बच्चे छोटे होते तब भी मेरा तुम्हारा एक दूसरे को मारना पीटना और मन में दूसरे के लिए निगेटिव फीलिंग्स रखना, ये थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है पहले के ज़माने में 50 साल पहले, 40 साल पहले के। तो इसमें जो ऑब्जर्व किया है तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये सिबलिंग कंपटीशन बढ़ा है, उसके पहले हस्बैंड वाइफ कंपटीशन भी बढ़ा है। पहले के ज़माने में जैसे अभी तो दशरथ महाराज का हम उदाहरण देंगे तो दशरथ महाराज की तो 3 रानियां थी, एक नहीं थी। लेकिन आप गीत रामायण में सुनेंगे तो वो बहनों जैसी रहती थी। और जो भी कुछ होता है, समझो कई बहुत यंग थी, दशरथ महाराज ज़्यादा उनसे डिस्कशन ज़्यादा करते थे, लेकिन वो एक्सेप्टेंस जो था वो था। अभी के ज़माने में ऐसा हुआ है, स्त्रियां समर्पित ही होती थी, स्त्रियां समर्पित ही होती। उससे एक प्रखर उदाहरण हम महाभारत से भी देख सकते हैं कि जब गांधारी को पता चला कि मेरा पति अंधा है, तो उनको ये फीलिंग आया कि मुझे पति से सुपीरियर नहीं होना है, जो उनके पास नहीं है वो मेरे पास है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके कारण उन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी कि वी आर इक्वल। हम जो बोलते हैं कि दंपति यानी क्या, कि हिंदी गाने में कहते दो जिस्म एक जान वगैरह, लेकिन होता नहीं है वैसे। लेकिन वास्तविक हमारे शास्त्रों में बताया है कि आगे यशस्वी गृहस्थ आश्रम के लिए हम लिटरली इस स्तर पे आना चाहिए कि हम दोनों अलग अलग नहीं हैं। हम दोनों, भगवान ने हम दोनों की निर्मित आगे जाके समाज के लिए पॉजिटिव कुछ करने के लिए है, हम दोनों में कंपटीशन करने के लिए नहीं है। लेकिन आजकल के ज़माने में आप एंटरटेनमेंट देखो, इवन फ्रेंड्स में डिस्कशन भी देखोगे तो पता चलता है कि घर के इनकम के लिए, घर में डिसीजन किसका चलता है इसके लिए, या बच्चों की परवरिश में भी किसका चलता है इसके लिए हस्बैंड वाइफ हाथ में है। हाँ, हस्बैंड वाइफ में राइवलरी जैसा या कंपटीशन रहता है। और हस्बैंड, समझो हस्बैंड में सुपीरियरिटी आई तो उतना गर्भ पे इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब ये कंटिन्यूस थॉट प्रोसेस समझो गर्भवती स्त्री के दिमाग में चल रही है तो उसका इफेक्ट आगे जाके बच्चों में आ जाता है कि मैं ही कंट्रोल करना चाहिए, मुझे ही सब कुछ मिलना चाहिए, मैं ऑलवेज सेंटर फिगर रहना चाहिए। जब ये जैसे एक उदाहरण देते हैं आध्यात्मिक जगत में कि आप एक ही जगह पे पत्थर डालते जाओ तो रिपल्स आते हैं, लेकिन 2 जगह पे पत्थर डालो तो वो एक दूसरे से टकराते हैं।
वैसे दो ईगो एक साथ, दोनों का मिलके एक ईगो हो गया कि हम दोनों मिलके प्रगति करेंगे, हम दोनों मिलके कुछ करेंगे, तो वही भावना आगे बच्चों में जाती है। अच्छा, तो आपका कहना है भाई यानी सिबलिंग में जो होता है उसकी शुरुआत बीच माता पिता या पति पत्नी के रिलेशनशिप से, यानी हमें वो देखना है तो पहले पति पत्नी रिलेशनशिप पे भी जाना पड़ेगा। और इसलिए हम गोप्रेग में क्या कहते हैं, इसलिए हम गोप्रेग में कहते हैं कि आप जब बच्चे के लिए अच्छे गुण लिखो तो पति ने पत्नी के अच्छे गुण लिखने हैं, ना बस ना बस पत्नी के, तो पत्नी के माँ पिताजी के भी अच्छे गुण पति ने लिखने हैं और पति के माँ पिताजी और पति के अच्छे गुण पत्नी ने लिखने हैं। इससे क्या होगा कि वो पॉजिटिव बॉन्डिंग आवश्यक है, क्योंकि एक विवाह ये केवल फिजिकल स्तर पे नहीं होता है, फिजिकल स्तर पे भी होता है, मेंटल स्तर पे, इमोशनल स्तर पे एंड स्पिरिचुअल स्तर पे। ये सारे जब लेवल पे हम एक दूसरे को अच्छे से पहचानते हैं, एक दूसरे की जो नीड है उसको पहचानते हैं और उसको फुलफिल करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि वी शुड बी कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। तो एक चिड़चिड़ा है तो मैं भी चिड़चिड़ा हूँ, ये कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं है। किसी को अच्छा मैनेजमेंट आता है तो दूसरे ने उस समय सरेंडर करना चाहिए। तो बहुत सिंपल प्रिंसिपल पहले फॉलो होता था, घर के बाहर पति, घर के अंदर पत्नी। घर के बाहर के डिसीजन, किधर जाना है, क्या करना है, फिर वो डिसीजन पति लेता था। बच्चों की परवरिश के लिए पत्नी बोलती है पति को कि जरा आप ध्यान दो, तो पति ध्यान देता था। अभी आपको मालूम ही रहेगा, अपने पिताजी और दादाजी को अपने वो बच्चे कौन से स्टैंडर्ड में है वो भी याद नहीं रहता था, क्योंकि इट इज वेरी क्लियर कि ये इसका डिपार्टमेंट है। आज एज लिमिट भी होती है कि तब तक माँ ही संभालेगी, उसके बाद जब टीनेज आता है तब पिता की जरूरत एक कठोर ये रहता है। तब बोला जाता था कि देख तूने सुना नहीं ना तो मैं पापा को बताऊंगी। हाँ। अभी ये होता ही नहीं, क्योंकि हर चीज में हर दोनों इंटरफेयर कर दे बच्चों को दिखता है। और कभी कभी दोनों के ओपिनियन भी अलग अलग तो उस समय तो बच्चे अपना एक अलग तीसरा नहीं, वो तो फिर पॉलिटिकल बन जाते हैं और क्या चीज किससे मांगा तो मिल जाएगा वो उनको पता चल जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पति पत्नी के बीच में राइवलरी नहीं रहेगी तो आगे बच्चों में राइवलरी नहीं आएगी। पति पत्नी एक दूसरे को कॉम्पीट कर रहा है, नीचे दिखाने के लिए प्रयास कर रहा है, गलतियां निकल रहा है एक दूसरे की, तो सेम थिंग थोड़ा सा बढ़ के ही यानी एग्जैजरेट होके आगे जाने वाला है। क्योंकि हम बिहेव करते हैं, हमारे बीजों पे संस्कार होते ही रहते हैं। आप संस्कार कर रहे हैं ऐसा नहीं, वो होने वाली चीज है, तो इसलिए बहुत कॉशियस रहना। तो इसलिए गर्भाधान संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है कि आगे जाके बच्चों के झगड़े छुड़ाने से अच्छा है कि गर्भाधान संस्कार पे फोकस करो। पति पत्नी ने अपने पर ही ध्यान देकर एक अच्छे आत्मा को आवाहन करके नए बच्चे निर्माण करने हैं। धन्यवाद।